हरियाणा में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि वक्फ की अगर संपत्ति का इस्तेमाल सही से होता तो शायद जो समुदाय है वो आज पंचर नहीं बना रहा होता। प्रधानमंत्री जी की याददाश्त बड़ी कमजोर होती जा रही है, शायद उम्र का असर नजर आ रहा है उनके ऊपर। वीर अब्दुल हमीद को भूल गए, परमवीर चक्र विजेता को, मुस्लिम थे। अशफाकुल्ला खां को भूल गए, जिन्होंने फांसी चूमी थी, मुस्लिम थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल गए, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। APJ अब्दुल कलाम साहब को भूल गए, मिसाइल मैन के नाम से जिसे पूरा विश्व जानता है, भूल गए। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद को भूल गए, भारत के राष्ट्रपति रह चुके। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भूल गए, भारत के राष्ट्रपति थे। अहमद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने, उनको भूल गए। तमाम मुस्लिम नाम ऐसे हैं, सैकड़ों नाम हैं, हजारों लाखों नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने देश की तरक्की में योगदान दिया, उच्च पदों पे पहुंचे। अब उनकी याददाश्त की दूसरी बात, अभी पिछले साल ही आपको देखा जब UPSC के रिजल्ट आए थे, क्या हुआ था? UPSC जिहाद चला दिया, क्योंकि करीब करीब 52 जो है उसमें से मुस्लिम पास हुए थे ना। 52 मुस्लिमों ने UPSC क्लियर करा था मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करने के बाद 52 आए थे। तो मुस्लिमों की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब तो इन्होंने UPSC जिहाद शुरू कर दिया। एक तरफ मुस्लिम आप IAS IPS बन रहे हैं तो आपको तकलीफ, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप वो पंचर पुत्री में रह गए हैं। भाई पंचर क्या यही लगाते हैं? हमारे तो पड़ोस में रोड पे ही दुकान है, हमारे पड़ोस में ही दुकान है, कपूर टायर वर्क्स, कपूर साइकिल वर्क्स। ये तमाम साइकिल मार्केट में जो आगे जाके बैठे हुए सारे के सारे क्या मुस्लिम ही हैं? हिंदू नहीं है? तमाम हिंदू हैं, हर जगह मौजूद हैं। हर जगह आपको कोई मुस्लिम पंचर वाले थोड़ी मिलेगा, हर जगह आपको हिंदू भी मिलेंगे। हर काम में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है इस देश में। जी, प्रधानमंत्री की नज़र में फिर आज के समय में रोजगार क्या लग रहा है? पंचर तो रोजगार नहीं लग रहा है, तो उसके अलावा भी कोई रोजगार है क्या? 2 ही रोजगार हैं। पंचर पुत्र तो उन्होंने घोषित ही कर दिया, दूसरा उन्हें पकौड़ा बेचना रोजगार नजर आता है, क्योंकि खुद उन्होंने चाय बेची है। तो चाय वाले को सबसे ज़्यादा उसका साथ किसके मिलता है? चाय और पकौड़े, चाय और पकौड़े। एक व्यक्ति से अगर मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप किसी फूल बेचने वाले से पूछो यार नया काम धंधा शुरू करना है, क्या करा जाए, कहेगा भाई साहब यार एक काम करो, फूल की वो ले बेच लो, इसमें बड़ा कमाई है। जब सीजन आता है तो गेंदे के फूल जो हैं 200 रुपये किलो बिकते हैं, गुलाब के 400 बिकते हैं। उसकी सोच सीमित होती है। आप ऑटो चलाने वाले से पूछोगे यार क्या काम करूँ यार, बड़ा परेशान हूँ, बेरोजगार चल रहा हूँ, वो छूट देगा यार गाड़ी डाल ले, ऑटो डाल ले। जो काम करता है ना सबसे पहले वो उसी की सलाह देता है कि ये ही काम कर लो। तो वही हाल उनका है मोदी जी का। चाय बेची है तो चाय के साथ उन्हें पकौड़े में रोजगार नजर आया, अब उन्हें पंचर में दिख रहा है। विशेष समुदाय को वक्फ के नाम पर सिर्फ भड़काया जा रहा है, और जो विपक्ष है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ही उनको भड़काता आया है, और वक्फ की संपत्ति अब इस्तेमाल ना हो पाए इसीलिए उन्हें दोबारा भड़काया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ की संपत्ति का आप इस्तेमाल अपने हिसाब से कैसे करोगे, जरा ये तो बता दो। अगर आपको वास्तव में मुसलमानों की इतनी चिंता है तो आपने उन्हें पंचर पुत्र कह के क्यों संबोधित करा? 10 सालों से आपकी सरकार है, 11वें साल में प्रवेश करने वाली है, आगामी जून में पूरे 11 साल हो जाएंगे। 11 साल में आपने मुसलमानों के भले के लिए क्या करा? पिछली बार आपके 303 सांसद थे, किसी भी एक मुस्लिम सांसद को आपने सांसद बनाया? टिकट दिया? टिकट तक नहीं दिया। जीतना तो दूर की बात, टिकट तक नहीं दिया। तमाम विधानसभाओं में 21 राज्यों में आज आपकी गठबंधन के साथ मिलकर सरकारें चलती हैं, किसी में बता दीजिए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो तो करा कुछ आपने उनकी तरक्की के लिए? नहीं करा। फिर कैसी बातें करते हो आपके एक विशेष समुदाय का वोट बैंक की राजनीति? अरे तो भाई वोट बैंक की राजनीति तो आप भी तो कर रहे हो, मुसलमानों को प्रताड़ित करते, हिंदुओं के वोट लेना चाहते हो आप, सीधी सी बात है। कि विपक्ष को भी कोई अध्यक्ष जो है वो मुसलमान जो विशेष वर्ग है उसके माध्यम से लाना चाहिए था। बिल्कुल जी बिल्कुल। उन 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जरा इतिहास ये उठा के देख लीजिए, 8 इसमें मुस्लिम रहे हैं, 8 मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का साथ नहीं दिया। अब जब उन्हें गिनाएंगे हम कि देखो हमने कांग्रेस ने 8 अध्यक्ष दिए हैं, तो कहेंगे अब तो तुम तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे। ये इधर से भी नहीं है और इधर से भी नहीं है, इनकी बात कहीं समझ में नहीं आती। जब हम कहेंगे कि मुसलमानों का साथ दिया कांग्रेस ने, तो कहेंगे देखो आपने तो तुष्टीकरण करा था। जब हम बताएंगे कि मुस्लिमों को राष्ट्रपति बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर अहमद हिदायतुल्लाह को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया, तो कहेंगे नहीं नहीं तुमने तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करा था। फिर कहते हो कि आप अपनी पार्टी का मुखिया नहीं बनाते। अरे भाई हमारा इतिहास तो उठा के देखो कांग्रेस का, 8 अध्यक्ष दिए हैं मुस्लिम, 8 अध्यक्ष कम है? आज तक आपने एक भी दिया हो तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री बिहार में कांग्रेस के टाइम में मुस्लिम थे, आपने आज तक किसी को बनाया? उप मुख्यमंत्री तक भी नहीं बनाया, बता दीजिए। फिर कैसे कह सकते हैं आप, कैसे कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री का आरोप यही है कि सिर्फ डरा और धमकाकर जो विशेष समुदाय है उनको कहीं ना कहीं पर उग्र किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे फैसले देखने को मिले थे, चाहे वो CAA का मामला हो या फिर और भी कई ऐसे मामले जिनमें उकसाया गया, लेकिन उससे कोई हानि नहीं पहुंची। देखिए जी, उकसाने का काम कौन करता है? अभी आपको याद होगा 1 महीना ही हुआ, 14-15 अप्रैल है, पीछे जो ईद थी, ईद के टाइम पे क्या भाषणबाजी हुई थी? योगी जी ने क्या कहा था? अगर आपने सड़कों पे नमाज पढ़ी तो आपके DL रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। डराने का काम किसने करा? अगर आपने घरों की जमात छत पर भी नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। डराने का काम किसने करा? एक ईद आती है गिनती की, उससे पहले होली और जुम्मा एक साथ पढ़े थे,
तो वहाँ के सीईओ जिसे पहलवान कह के संबोधित करा गया था, क्या बोला था उन्होंने? अरे क्या है, होली तो एक बार आती है, जुम्मा तो 52 बार आता है, अगर आपको एलर्जी है तो आप अपने घरों में रहो। कह रहे हैं आपत्ति भी उन्हें ही है जो कब्जा करके बैठे हैं संपत्ति पे। आपत्ति उनको नहीं है कि जो कब्जा कोई नहीं कर पाता इस पे। जो बोर्ड बन जाता है, जब ट्रस्ट बन जाता है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ट्रस्ट के मेम्बरान हमेशा बदलते रहते हैं, ट्रस्ट कभी भी एक जैसा नहीं चलता कि मैं आजीवन ट्रस्टी रहूँगा या मैं आजीवन रहूँगा। हर 4 साल या 5 साल में बॉडी बदल जाती है, गवर्निंग बॉडी चेंज हो जाती है। और रही बात कब्जा करने की, तो ये तो सिर्फ एक फैलाया हुआ भ्रम है। जिस तरह से और लोगों में ये भ्रम फैला रखा है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है कि जो आएगा जिस संपत्ति पर हाथ रख देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। लोगों में, आम आदमी में, यहाँ पे लगातार सब में ये धारणा है कि वक्फ बोर्ड तो ऐसा है कि इस संपत्ति पे हाथ रख देगा तो इसका हो जाएगा, ये इस संपत्ति पे हाथ रख देगा उसका। कल को आगे कहेगा कि लाजपत राय मार्केट मेरी है तो लाजपत राय मार्केट उसकी हो जाएगी। ऐसा कहीं आपने देखा है आज तक? बिना पेपर्स कहीं कुछ नहीं होता, बिना पेपर्स कहीं कोई बात नहीं होती। पेपर्स होते हैं तो बात होती है, पेपर की बात करी जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। तो भ्रम फैला रहे हैं अभी लगातार लोगों के बीच में, और इनकी राजनीति आप इसी बात से समझ लीजिए। एक तरफ कहते हैं कि मैं मुसलमानों को ऊपर लाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ आप उन्हें पंचर पुत्र से नवाज रहे हैं। कितनी दोगली नीति खेल रहे हैं। अच्छा, तो उसके साथ उनका ये भी कहना है कि 2014 के बाद ही ज़्यादातर जो मुसलमान है, जो विशेष समुदाय है, उनके हित के बारे में सरकार ने सोचा है, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं। ये हमारे जो है पंडित जी हैं, हमारे मित्र हैं, और मित्र हमारे सारे देशवासी हैं। हमें किसी जात में नहीं बांटना चाहिए, हमें किसी के नाम से मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें इंसानियत पे गौर करना चाहिए। अगर कोई गंदा काम करे उसे समझाओ, नहीं तो उसको भरपाई करो। 2014 के बाद ही लगता है कि उनका तो यही मानना है, सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही जो मुस्लिम हितैषी तमाम जो कानून है वो सब लेकर आए गए हैं, उससे पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं। जी 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 बिल्कुल। इतना मुस्लिम हितैषी कानून लेकर आए हैं कि मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। कितना मुस्लिम हितैषी कानून है ना। आप अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, कितना मुस्लिम हितैषी कानून है ना। आप सड़कों पे बैठ के अगर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो आप ईदगाह से बाहर नहीं आ सकते। अगर 10 की जगह वहाँ पे 20 लोग हो गए, वो 15-20 मिनट की नमाज पढ़ना चाहते हैं, कितना मुस्लिम हितैषी कानून है ना। कितनी शानदार बात है। मुस्लिमों का नाम सुनते ही जज साहब उन्हें 14-14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, और हिंदुओं का नाम सुनते ही उन्हें 3000 के निजी मुचलके पे फ़ौरन रिहा कर देते हैं। उदाहरण देता हूँ आपको नागपुर का। नागपुर में भी आपको याद है पिछले से पिछले महीने दंगे फसाद हुआ था। वहाँ पे करीब 24 लोग अक्यूज़ थे, जिसमें से 8 जो थे हिंदू थे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से संबंध रखने वाले। जैसे ही उन्हें कोर्ट के सामने पेश कराया गया, कोर्ट ने कहा 3-3 हज़ार रुपये का निजी मुचलका जमा करो और जाओ, रिहा कर दिया। बाकी बचे हुए जो थे वो सारे मुस्लिम थे, सारे मुस्लिमों को इकट्ठा करा, अच्छा जाओ 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, सीधा उन्हें कस्टडी में भेज दिया। लगातार आपने देखा होगा। अब दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ यूपी का। संभल और बहराइच आपको याद होगा अच्छी तरह। बहराइच में दंगा फसाद हुआ, रामगोपाल मिश्रा मारा गया। रामगोपाल मिश्रा के परिवार को फ़ौरन ही 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हो गया, जो कि अभी तक मिला नहीं है। मकान का ऐलान हो गया, जो भी अभी तक मिला नहीं है। हालांकि घोषणा करी गई थी उसके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, वो भी अभी तक नहीं मिली, लेकिन घोषणा कर दी। उसके बाद संभल का दंगा फसाद हुआ, संभल में 5 मुस्लिम मारे गए, किसी को 1 रुपये का भी मुआवजा घोषित हुआ नहीं हुआ ना। बस इसी बात से आप समझ लीजिए कि कितना मुस्लिम हितैषी काम करा इन लोगों ने। और जिनकी ये ढोल पीटते हैं 3 तलाक की बात वो व्यक्ति कर रहा है कि जिसने अपने घर में ही, क्या बोलें, बस सब बाकी सब लोग अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी बयान आ रहा है कि कई सारे जो मुस्लिम हैं वो भी कहीं ना कहीं पर इस बिल का, इस कानून का पक्ष ले रहे हैं। जी जी, वो आपने भोपाल की वीडियो देखी होगी, 250-300 लोग खुशियां मना रहे थे, है ना। इस देश में आज की डेट में करीब मुसलमानों की अनुमानित आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास है। उसमें से अगर 250 लोग भी अगर जश्न मना रहे हैं तो बाकी बचे हुए 24,99,99,750 बंदे जो हैं उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? आपने 250 लोगों को आगे कर दिया। अरे भैया ये देखो, ये हमारे वो फेवर में है, ये हमारे साथ हैं, ये जश्न मना रहे हैं। सिर्फ 250-300 लोग गिनती के। आप मुसलमान से पूछ के देख लीजिए, आप वो इस चीज़ में कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनको भी तो देखिए, 25 करोड़ की आबादी में से 250 लोग गिनती के 0.0001% बैठते हैं सिर्फ। फिर उनकी बात आप सुन रहे हो? जो बाकी 24,99,99,750 व्यक्ति हैं उनकी आप बात नहीं सुन रहे। वो आपके लिए मायने नहीं रखते, उनकी गिनती आपके लिए गिनती नहीं है। वो 250 लोग, और उसमें भी आधे से ज़्यादा बहरूपी होंगे जो बीजेपी के होंगे, और आधे से ज़्यादा महिलाएं होंगी वो बीजेपी की होंगी, जो बुर्का ओढ़ के आ जाती हैं अपने आप को मुस्लिम दिखाने के लिए। संपत्ति अगर इस्तेमाल सही से हुई होती तो आज कितने सारे मदरसे होते, और इसके अलावा उन पर जो मदरसे हैं वो तो कर दिए बंद। जो मदरसे मौजूद चलते हुए हैं उनको तो आपने कर दिया ख़त्म। और आगे की बात तुम कह रहे हो, सारे बिल पास करने के बाद में तुमने ये नहीं बताया इसका संपत्ति का हम क्या करेंगे, या हम इसको कौन सा रास्ता बना रहे हैं, आपको कहाँ जाना है। नहीं, रोड बनाएंगे। अबे कहाँ के लिए बनाओगे ये नहीं पता, रोड बनाएंगे ये नहीं पता। बिल पास हो गया ना। मामले में जो कोर्ट है उसके क्या पक्ष हो सकते हैं इस पूरे बिल को लेकर? कोर्ट में कल सुनवाई है 16 तारीख को, हो सकता है कल ही जजमेंट आ जाए।
और कोर्ट का जजमेंट 3 लाइनों को आएगा, संसद को सर्वाधिकार है, संसद के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है कानून बनाने का, संसद द्वारा कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रपति महोदया ने उस पर मोहर लगा दी है, इसलिए हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है कानून में खामियां निकालने का है या कानून की व्याख्या करने का है, लेकिन कानून को रद्द करने का नहीं है। अल्टीमेटली फैसला आपके देख लेना यही होगा। कल 16 तारीख है, कल सुनवाई है, उसमें यही आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। पूरी तरह से हरी झंडी मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल 100% है। आप देख लीजिए ना, आप सोच रहे हैं कि जुडिशरी जो छुट्टी हुई है, जुडिशरी में भी आपने देखा यशवंत वर्मा जज साहब, हाई कोर्ट के जज, 15 करोड़ रुपए के करीब उनके घर से कैश पकड़ा गया, और वो कह रहे मुझे पता ही नहीं मेरे घर में कैश कहाँ पे आ गया। एक आम आदमी जो है छोटे से घर में रहने वाला या बड़े घर में रहने, उसे यही नहीं पता कि उसके घर में 15 करोड़ कैश कहाँ से आ गए। और वो तो हाई कोर्ट के जज साहब हैं जिनके घर में पूरी सिक्योरिटी है, पूरा स्टाफ है, कम से कम 15-20 लोगों का स्टाफ है, माली उन्हें मिलता है, ड्राइवर उन्हें मिलता है, रसोइया उन्हें मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट उन्हें मिलता है, साथ में सिक्योरिटी मिलती है, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। तमाम लोग उनके घर में मौजूद हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कौन उनके घर में आ गया और 15 करोड़ रुपये रख गया। और उनके आप उठा के फैसले देख लीजिए, जो उन्होंने फैसले दिए हैं उनमें आपको सारे पता चल जाएगा कि फैसले किस पक्ष में झुके थे, किसकी तरफ झुके थे। अभी आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, बंगाल में अभी जैसे हिंसा भड़की है, वहाँ के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन स्वतः संज्ञान ले लिया। अभी लगातार ये करनी सेना ने प्रदर्शन करा, उस पर किसी ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। लगातार तलवारें लहराई गई हैं, हवा में बंदूकें लहराई गई हैं, फरसे लहराए गई हैं, कट्टे लहराए गए हैं। अब उसको याद नहीं आया, अब वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक। और दूसरी चीज़ राष्ट्रपति महोदया की, आपको याद है बंगाल की बात पे उन्होंने क्या कहा था, मैं भयभीत महसूस करती हूँ। आरजेकर का जो मामला था, नर्स का जो मामला था, मैं भयभीत महसूस करती हूँ। और उसके बाद कितने रेप हो गए आज तक। मैं अब डर नहीं लगा राष्ट्रपति महोदया को, तो कैसे कह सकते हैं हम कि एक तरफा है। ये पक्ष में ही जाएगा तो विपक्ष इतनी आलोचना क्यों कर रहा है? देखिए जी, अब आलोचना क्यों कर रहा है विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर हम इसी बात पे बैठ जाएं, अंग्रेजों का टाइम था, हमने देखा 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज करा, नो अपील नो वकील नो दलील चलता था उनके टाइम में, याद है आपको? नो अपील नो वकील नो दलील, कोई अपील नहीं चलेगी, कोई वकील नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमे दर्ज होते थे और मुकदमे लड़े जाते थे, और हमें पता था कि अंग्रेजों ने हमारे हक में फैसला नहीं देना। हमारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन लोगों को फांसी ही नसीब होगी या उम्र कैद ही नसीब होगी, लेकिन फिर भी लोग आहुति देते रहे ना, जलते रहे ना, हवन करते रहे ना, लगातार अपने प्राण आहुति देते रहे ना। तो अगर वो भी छोड़ के बैठ जाते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, आज भी हम उनके कमोड साफ कर रहे होते, आज भी बैठे उनके तलवे चाट रहे होते। तो ये तो करना पड़ता है हमेशा के लिए। अगर भगत सिंह भी यही सोच के बैठ जाते कि मेरे एक अकेले से आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊं, तो क्या होता? आज शहीद आजम कहलाते? वो नहीं कहलाते ना। महात्मा गांधी के पास क्या कमी थी? अच्छे खासे घर से थे, बढ़िया थे, बैरिस्टर बन के आए, सारे काम करके आए, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे। लेकिन जब भारत आए तो उन्होंने देखा ना कि भारतीयों की हालत क्या है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, करीब 10 साढ़े 10 साल वो जेल में रहे, क्या दिक्कत थी उन्हें? वो भी आराम से घर बैठे मौज ले सकते थे। जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, क्या कमी थी उनके पास? जितना देश का बजट था उतनी अकेली संपत्ति उनके पास थी। पहला बजट 194 करोड़ का और उनके पास संपत्ति 192 करोड़ की। पूरे देश का बजट 194 करोड़, पहला बजट जो 1948 में अंतरिम बजट आया था, और उनके पास अकेले आनंद भवन और सारी संपत्तियां मिला के 192 करोड़ की उस वक्त की वैल्यू थी। उन्होंने सारी देश के नाम कर दी, उन्हें क्या परेशानी थी? आराम से बैठे मौज लेते वो भी। तो एक प्रधानमंत्री का ऐसी टिप्पणी करना कि पंचर और अगर बात करें पकोड़ा, दोनों ही एक तरीके का रोजगार अपने अपने उसमें बताया जा रहा है, ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक लग रहा है? एक प्रधानमंत्री की बोली है, शर्मनाक है, शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। अब ये बात ही सुनिए भैया, एक मिनट जरा, शर्मनाक है। अब इसी बात से आप कहते हैं ना कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी बेइज्जती कराते हैं, कांग्रेस बेइज्जती। अब ये जब एक प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करें, क्या ये बयान विश्व में नहीं घुमा होगा? कि विश्व समुदाय में ये बयान नहीं गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी एक ही कम्युनिटी के लोगों को पंचर पुत्र कह रहे हैं? क्या ये बयान अब बेइज्जती वाला नहीं है? हर कोई व्यक्ति चाहे अपने घर में खराब हो, बच्चा, हमारा बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सही हैं, हमारा परिवार सही है। हमारे अगर मोजे फटे हुए होते हैं, हम जूते पहन के बैठे होते हैं कि नहीं यार किसी को मोजे ना दिख जाए हमारे। अपनी जितनी बातें होती हैं छुपाई जाती हैं, लेकिन यहाँ तो खुल के दिखाई जाती हैं। देखो जी, हमारे यहाँ पंचर पुत्र है, 25 करोड़ की जमात जो है वो हमारे यहाँ पंचर पुत्र है, और 80 करोड़ की जमात वो है जो प्रधानमंत्री को भी तो चाय वाला बोला जाता है ना, तो उनकी भी तो एक बोला। ये तो बात उन्होंने तो खुद बोली, उनको किसने कहा चाय वाला? 2013 के बाद से उनको एक टिप मिली थी कहीं से, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऑन कैमरा नहीं बता सकता, लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसलिए 2013 में उनके बाद से उन्होंने बयान देने शुरू कर, मैं चाय वाले का बेटा था, वटनगर रेलवे स्टेशन पे मैंने चाय बेची। वटनगर रेलवे स्टेशन का निर्माण ही 1978 में हुआ था। कभी वो कहते मैंने चाय बेची, कभी कहते मैं घर से भाग गया था, कभी कहते मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया था, और कभी उसी 35 साल के दौरे के दौरान वो अमेरिका के 35 स्टेट्स का दौरा कर रहे होते हैं, एफिल टावर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं, बिग बैंग के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। फिर किस बात पे यकीन करें? उनकी हर चीज देश के साथ भेष और बयान दोनों बदल जाते हैं। टोटल बिल्कुल 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 एक मिनट के अंदर। आज की डेट में मैं गिरगिट को देखता हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आते। तमाम पेड़ों पे पहले गिरगिट मौजूद हुआ करते थे, अब वो सारे के सारे गिरगिट जो है आज की डेट में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हैं। सारे के सारे जो 7 स्टार होटल बना हुआ है ना इनका, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, सारे गिरगिट आपको वहीं मिलेंगे, जो पल पल रंग बदलते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं।
तो देखिए वक्फ संशोधन बिल जो है, जो कि अब कानून बन चुका है, उस पर जल्द ही कोर्ट जो है सुनवाई करने वाला है। लेकिन इस मामले में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये मामला अब और भी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है और विपक्ष इस फैसले को किस तरह से मानता है।